कहानी की शुरुआत होती है 1939 से, जब मार्वल कॉमिक्स का फॉर्मेशन हुआ एज टाइमली कॉमिक्स, जो कि लेटर 1950s में एटलस कॉमिक्स बन गया। यह कंपनी अपने अनोखी अंदाज में कहानी बनाने के लिए जानी जाती थी। इस कंपनी के अंदर बहुत से कैरेक्टर्स थे जो कि आप लोग अभी मूवीज टीवी शोज में देखते हैं, जैसे कि कैप्टन अमेरिका, हल्क, थॉर, लोकी, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन, डेडपूल और भी कई कैरेक्टर्स हैं। मार्वल कॉमिक्स रातों रात बहुत ज्यादा फेमस हो गया और डीसी कॉमिक्स का मेजर कंपीटिटर बन गया। इस कंपनी के कुछ इन्फ्लुएंशियल क्रिएटर्स स्टैन ली, जैक कर्बी, स्टीव डिट्को, जॉन रोमिटा जूनियर, रॉय थॉमस है। मार्वल एंटरटेनमेंट की स्थापना 1973 में मार्टिन गुडमैन द्वारा की गई थी, जो 1939 में मार्वल कॉमिक्स के संस्थापक भी थे। मार्वल एंटरटेनमेंट का गठन मार्वल एंटरटेनमेंट ग्रुप और टॉय बिज के मर्ज होने से हुआ था, जो दोनों गुडमैन के डिसेंडेंट्स ओन करते थे। मार्वल एंटरटेनमेंट अब वॉल्ट डिज्नी कंपनी की सहायक कंपनी है, जिसने 2009 में $4 बिलियन में इसका अधिग्रहण किया था। मार्वल स्टूडियोज मार्वल एंटरटेनमेंट की सहायक कंपनी है, जिसका ओनरशिप वॉल्ट डिज्नी कंपनी के पास है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हिस्से के रूप में मार्वल स्टूडियोज मार्वल कॉमिक्स के पात्रों पर आधारित फिल्में और टीवी शो बनाता है। एमसीयू एक शेयर्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स है, जहां विभिन्न पात्र और कहानियां विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़ी हुई हैं। एमसीयू की शुरुआत 2008 में आयरन मैन की रिलीज के साथ हुई थी और तब से इसका विस्तार 25 से ज्यादा फिल्मों, 15 से ज्यादा टीवी शो और कई शॉर्ट फिल्मों और वेब सीरीज तक हो गया है। एमसीयू की कुछ सबसे लोकप्रिय और सफल फिल्में द एवेंजर्स, ब्लैक पैंथर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, कैप्टन मार्वल और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम है। हालांकि मार्वल स्टूडियोज के पास मार्वल कॉमिक्स के हर चरित्र और कहानी के अधिकार नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्वल स्टूडियोज की स्थापना से पहले मार्वल एंटरटेनमेंट ने अपने कुछ पात्रों के फिल्म अधिकार अन्य स्टूडियो जैसे सोनी पिक्चर्स, 20th सेंचुरी फॉक्स, यूनिवर्सल पिक्चर्स और न्यू लाइन सिनेमा को बेच दिए थे। इन स्टूडियो ने कभी कभी एमसीयू से भिन्न व्याख्याओं और निरंतरता के साथ मार्वल कॉमिक्स पात्रों पर आधारित अपनी फिल्में और टीवी शो का निर्माण किया है। उदाहरण के लिए सोनी पिक्चर्स के पास स्पाइडरमैन और संबंधित पात्रों जैसे वेनोम, मॉर्बियस और ब्लैक कैट के अधिकार हैं। 20th सेंचुरी फॉक्स, जो अब डिज्नी ओन करता है, इनके पास एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और डेडपूल के अधिकार थे। यूनिवर्सल पिक्चर्स के पास हल्क और नमोर के अधिकार हैं। न्यू लाइन सिनेमा के पास ब्लेड के अधिकार थे। इसका मतलब यह है कि मार्वल स्टूडियो इन पात्रों का उपयोग अपनी फिल्मों और टीवी शो में नहीं कर सकता, जब तक कि वे अन्य स्टूडियो के साथ कोई समझौता नहीं करते। उदाहरण के लिए, मार्वल स्टूडियोज और सोनी पिक्चर्स ने स्पाइडरमैन के अधिकार साझा करने के लिए 2015 में एक सौदा किया, जिससे उसे एमसीयू में प्रदर्शित होने की अनुमति मिली, जबकि सोनी पिक्चर्स अभी भी अपनी स्पाइडरमैन फिल्मों का निर्माण और वितरण करता है। इसी तरह मार्वल स्टूडियोज और 20th सेंचुरी फॉक्स ने 2019 में डेडपूल के अधिकार साझा करने के लिए एक सौदा किया, जिससे उसे एमसीयू में शामिल होने की अनुमति मिली, जबकि 20th सेंचुरी फॉक्स अभी भी अपनी डेडपूल फिल्में बनाती और वितरित करती है। हालांकि मार्वल स्टूडियोज के पास अभी भी किसी भी मार्वल कॉमिक्स चरित्र पर आधारित एनिमेटेड सीरीज बनाने का अधिकार है, भले ही फिल्म के अधिकार किसी के भी हों। ऐसा इसलिए है क्योंकि फिल्म के अधिकार केवल लाइव एक्शन रूपांतरणों पर लागू होते हैं, एनिमेटेड पर नहीं। इसलिए मार्वल स्टूडियो अन्य स्टूडियो से अनुमति के बिना स्पाइडरमैन, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और डेडपूल जैसे पात्रों की विशेषता वाली एनिमेटेड सीरीज बना सकता है। उदाहरण के लिए, मार्वल स्टूडियोज ने स्पाइडरमैन, द एनिमेटेड सीरीज, एक्समैन, द एनिमेटेड सीरीज, फैंटास्टिक फोर, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट हीरोज और डेडपूल, द एनिमेटेड सीरीज जैसी एनिमेटेड सीरीज का निर्माण किया है। मार्वल कॉमिक्स और मार्वल स्टूडियो अलग अलग हैं क्योंकि वे मार्वल एंटरटेनमेंट के भीतर अलग अलग रचनात्मक टीमों, बजट और लक्ष्यों के साथ अलग अलग संस्थाएं हैं। मार्वल कॉमिक्स मुख्य रूप से कॉमिक पुस्तकों और ग्राफिक उपन्यासों के प्रकाशन पर केंद्रित है, जबकि मार्वल स्टूडियो मुख्य रूप से फिल्मों और टीवी शो के निर्माण पर केंद्रित है। मार्वल कॉमिक्स और मार्वल स्टूडियो कभी कभी सहयोग करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन उनकी अपनी रचनात्मक स्वतंत्रता और कलात्मक दृष्टि भी होती है। उदाहरण के लिए, मार्वल कॉमिक्स नए पात्रों, कहानियों और घटनाओं को पेश कर सकता है जो एमसीयू का हिस्सा नहीं है, जबकि मार्वल स्टूडियो कॉमिक्स से मौजूदा पात्रों, कहानियों और घटनाओं को अनुकूलित, संशोधित या अनदेखा कर सकता है। मार्वल स्टूडियोज का निर्माण एवी एरर द्वारा किया गया था, जो मार्वल एंटरटेनमेंट के पूर्व चेयरमैन और सीईओ थे। उन्होंने मार्वल फिल्म्स का नाम बदलने के बाद अगस्त 1996 में मार्वल एंटरटेनमेंट की सहायक कंपनी के रूप में मार्वल स्टूडियो की स्थापना की, जिसे उन्होंने दिसंबर 1993 में स्थापित किया था। मार्वल स्टूडियो शुरू में सोनी पिक्चर्स, 20th सेंचुरी फॉक्स और न्यू लाइन सिनेमा जैसे अन्य स्टूडियो के साथ मार्वल कॉमिक्स के पात्रों पर आधारित फिल्मों को को-प्रोड्यूस करता था। 2005 में मार्वल स्टूडियोज एक स्वतंत्र स्टूडियो बन गया और 2008 में आयरन मैन के साथ शुरुआत करते हुए
अपनी फिल्मों का निर्माण शुरू किया, जिसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स लॉन्च किया। यह एक बहुत ही रिस्की स्टेप था, क्योंकि मार्वल फिल्म्स मार्वल एंटरटेनमेंट की सहायक कंपनी थी, जिसने 2002 से 2007 तक सोनी पिक्चर्स के साथ स्पाइडरमैन फिल्मों का सह निर्माण किया और फॉक्स स्टूडियो एक्स-मैन जैसी अन्य फिल्मों का भी सह निर्माण किया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। 2006 में मार्वल फिल्म्स का नाम बदलकर मार्वल स्टूडियो कर दिया गया और मार्वल कॉमिक्स पात्रों पर आधारित अपनी फिल्में बनाने के लिए मैरिल लिंच के साथ $525 मिलियन का फाइनेंशियल डील हासिल करने के बाद 2005 में यह एक स्वतंत्र स्टूडियो बन गया। मार्वल फिल्म्स ने आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर और दी एवेंजर्स जैसे मार्वल कॉमिक्स के पात्रों पर आधारित 10 फिल्मों के निर्माण के लिए 2005 में मैरिल लिंच से $525 मिलियन का ऋण लिया था। यह एक जोखिम भरा कदम था, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज को इन पात्रों के फिल्म अधिकारों को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करना था, जिसका अर्थ है कि यदि फिल्में बॉक्स ऑफिस पर विफल रहीं तो मैरिल लिंच के पास इन पात्रों के अधिकार होंगे और वे उन्हें अन्य स्टूडियो को बेच सकते थे। सौभाग्य से फिल्में बहुत सफल रहीं और मार्वल स्टूडियोज ऋण चुकाने और अपने पात्रों के अधिकार बरकरार रखने में सक्षम था। 2009 में मार्वल एंटरटेनमेंट, जिसके पास मार्वल स्टूडियोज का स्वामित्व था, को वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने $4 बिलियन में अधिग्रहित कर लिया, जिससे मार्वल स्टूडियोज को अधिक संसाधनों और रचनात्मक स्वतंत्रता तक पहुंच मिल गई। मार्वल यूनिवर्स के बारे में अपने ज्ञान और एक शेयर्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के अपने दृष्टिकोण से मार्वल स्टूडियोज के पूर्व अध्यक्ष और सीईओ एवी आराड को प्रभावित करने के बाद केविन फीगे मार्च 2007 में मार्वल स्टूडियोज के प्रमुख बन गए। फीगे 2000 से मार्वल स्टूडियोज में आराड के सेकंड इन कमांड के रूप में काम कर रहे थे और एक्समैन, स्पाइडरमैन, डेयरडेविल और फैंटास्टिक फोर जैसी कई मार्वल फिल्मों में निर्माता या कार्यकारी निर्माता के रूप में शामिल थे। फीस को मार्वल स्टूडियोज के लिए प्रोडक्शन के अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया था और उन्हें फिल्मों को ग्रीन लाइट देने, निर्देशकों को नियुक्त करने, अभिनेताओं को कास्ट करने और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के रचनात्मक पहलुओं की देखरेख करने का अधिकार दिया गया था। फीगे ने तब से एमसीयू के लिए 25 से ज्यादा फिल्मों और 15 से ज्यादा टीवी शो का निर्माण किया है और हॉलीवुड इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली निर्माताओं में से एक बन गया है। अक्टूबर 2019 में फीगे को मार्वल एंटरटेनमेंट का चीफ क्रिएटिव ऑफिसर भी नामित किया गया, जिसने उन्हें मार्वल के प्रकाशन, एनिमेशन और टेलीविजन डिवीजनों की अतिरिक्त निगरानी दी। द स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन सीरीज मार्वल कॉमिक्स के चरित्र स्पाइडरमैन पर आधारित एक एनिमेटेड टीवी शो है जो 2008 से 2009 तक 2 सीजन तक चला। सीरीज का निर्माण सोनी पिक्चर्स टेलीविजन द्वारा किया गया था, जिसके पास स्पाइडरमैन के टेलीविजन अधिकार थे। उस समय संबंधित पात्र। हालांकि 2009 में सोनी द्वारा स्पाइडरमैन के टेलीविजन अधिकार मार्वल को वापस कर दिए गए, जिससे सीरीज के भविष्य के बारे में अनिश्चितता पैदा हो गई। सीरीज को अंततः रद्द कर दिया गया क्योंकि मार्वल और डिज्नी ने एक नई स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज अल्टीमेट स्पाइडरमैन बनाने का निर्णय लिया, जिसका प्रीमियर 2012 में हुआ था। दोस्तों, यही था आज का वीडियो, जिसमें आप सभी लोगों ने जाना मार्वल की हिस्ट्री और बहुत से कंफ्यूजिंग सवालों के जवाब। आशा करता हूं आपको मार्वल के बारे में अब बहुत कुछ पता हो गया होगा। और अपना प्यार दिखाए लाइक बटन को टैप करके एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट।